हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट जून 2023 का जो है 16 जो कि पेपर हुआ था हमारा 16 जून को और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अशोक से, तो अशोक ने अपने शासन काल में के 10वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो 10वें वर्ष में ही लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का विवाचन या वकालत करता है। तो 7वां शिलालेख बिल्कुल करता है। रुमनदेई स्थित जो है स्तंभ लेख में शासक अशोक की गया तीर्थ यात्रा किए जाने का गुणगान किया गया है। तो ये भी क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथक शिलालेख भिक्षु और भिक्षुणियों को निष्कासन के लिए आग्रह करता है यदि वे संघ में विघटन का प्रयास करें। और ई ऑप्शन है निगाली सागर अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि अशोक अपने शासन काल के 15वें वर्ष में कोण कोणक मान स्तूप का भ्रमण किया था। तो यहाँ पर कोई आंसर जो है यहाँ पर सही नहीं बताया गया है, यानी ये क्वेश्चन जो है रिव्यू के लिए गया होगा। तो चलिए इसको हम आगे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और इसको सी उत्तर माने ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको रिव्यू में डाला होगा फिर नंबर बढ़ाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रूस फोर्डन क्या है? तो ब्रूस फोर्डन जो है वो एक लेखन शैली है, तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाकी आप ये देख सकते हैं गोमूत्रिका जो है इस तरह से जो होती थी और इसी को जो है ब्रूस फोर्डन शैली कहा गया है। निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जॉन मिल्डन हॉल, विलियम फिंच, थॉमस क्योरेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस बुक के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। तो क्या मनुची का क्रम सबसे पहले रखेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा, ये औरंगजेब के समय में आया था। जॉन मिल्डन हॉल सबसे पहले आया था, तो ए सी ऑप्शन जो है वो सही होगा इस क्रम के अनुसार। बाकी व्याख्या भी देखते हैं, इसको मैंने देखा था पहले। अब देखिए रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय में जॉन मिल्डन हॉल जो हैं वो अकबर के दरबार में थे। तो रॉल्फ फिच को यहाँ पर अगर पहले रखा जाए 1603 में अकबर के दरबार में आया था जॉन मिल्डन हॉल, वही जो है अकबर के समय गोवा पहुंचा था रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच कहाँ पर है? अ, फिच विलियम फिच, बी ऑप्शन अगर पहला रखा जाए और फिर जो है सी ऑप्शन अगर देखें थॉमस क्योटो जहांगीर के, तो ये तो जहांगीर के बाद आ जाएगा। तो अगर विलियम फिंच पहले आते हैं फिर जॉन मिल्डन हॉल, यानी कि बी और ए। तो बी और ए तो इसमें है ही नहीं है, बी और ए तो इसमें है ही नहीं है, तो ये भी बड़ा डाउटफुल में है। आंसर इसमें डी दिया है, तो या तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे और डी को हम यहाँ रख देंगे। वैसे डी तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, डी जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए क्योंकि निकोलो मनुची जो है वो औरंगजेब के समय में आए थे, ना कि औरंगजेब के समय में आए थे। और जहांगीर के समय आया था थॉमस क्योटो। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर भी जो है सारे ऑप्शन कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो आप इसको एक क्रम में रखिए। जॉन मिल्टन हॉल जो है और रॉल्फ फिच को अगर रखते हैं ए, बी और डी और ई और सी, यहाँ पर कैसे आ गई? ई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आप इसको चेक करके अपने अकॉर्डिंग जो है उसको याद कर सकते हैं। ये औरंगजेब के समय में आए थे, ये दोनों जो है अकबर के समय में आए थे, तो इस तरह से। तो डी ऑप्शन सबसे बाद में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हो गया होगा कुछ मिस्टेक। इनमें से कथन सही है, इसमें से कौन से कथन सही है? सबसे पहले रोमेश चंद्र दत्त वही हैं जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें दी थी। और ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन
फेमाइन एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया लिखा था। आगे है औद्योगिक आयोग 1916 में गठित हुआ था और 1918 में रिपोर्ट दी गई थी और औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग जो है सकारात्मक कार्यवाही की वकालत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। वहीं अगर बेबिंगटन स्मिथ समिति ने 1929 में अपनी सिफारिशें जमा की और वेविंगटन स्मिथ समिति अकाल राहत प्रदान करने के लिए प्रयोजनार्थ गठित की गई। तो यहाँ पर कौन-सी चीज़ें सही हैं? तो इसको देखते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, यानी कि ए, बी और सी यहाँ पर सही है। यानी कि रोमेश चंद्र दत्त ने ओपन लेटर्स टू कर्जन जो है ऑन फेमाइन एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया लिखा था 1900 ईस्वी में और 1916 में गठित हुआ था और 1918 में रिपोर्ट दी थी और सी है औद्योगिक रिपोर्ट की आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्यवाही की वकालत करते हुए मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। तो सी, ए, बी, सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी यहाँ पर व्याख्या है कि ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमस एंड लैंड यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लड हो गया है। असेसमेंट इन इंडिया असेसमेंट है ये, असेसमेंट इन इंडिया भारत में अकाल एवं भूमि मूल्यांकन पर जो है लॉर्ड कर्जन के खुले पत्र जो है 1900 ईस्वी के लेखन रोमेश चंद्र दत्त थे। उन्होंने उसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भूमि निपटान से संबंधित मुद्दों पर लिखा था। भारत सरकार ने 1919 में एक औद्योगिक आयोग जो है बनाया एक उद्योग जो है बनाया था, उसकी रिपोर्ट जो है 1918 में दी गई। औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग जो है सकारात्मक राज्य कार्यवाही की वकालत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। इस आयोग के अध्यक्ष जो है प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और भारतीय भू सर्वेक्षण एवं पूर्व निदेशक प्रोफेसर टी हॉलैंड थे और इस रिपोर्ट में भी औद्योगिकरण व पूंजी की समस्या, औद्योगिक प्रशिक्षण, कच्चे माल की खरीद और उत्पादकों का विपणन आदि तथ्य क्या थे सम्मिलित थे। बेविंगटन स्मिथ समिति का गठन 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय किया गया था और यह एक मुद्रा आयोग था। उसने अपनी रिपोर्ट 1920 में भारत सरकार को सौंप दी थी। उसे भारतीय विनिमय एवं मुद्रा समिति भी कहते हैं। इस समिति की सिफारिश पर 1920 में रुपए की विनिमय दर 2 शैलिंग स्वर्ण तय की गई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सबसे पहले है बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्हों में सुवर्ण भूमि टकोला और चीन की समुद्री यात्रा के संदर्भ में मिलते हैं, बी ऑप्शन है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है निदेशा के अंश दूरवर्ती पूर्व में प्राचीन भारतीय व्यापार का व्यापक विचार विवरण मिलता है। सी ऑप्शन है कंबोडिया के हिंदू राज्य का एक विवरण जो है चीन द्वारा संरक्षित है जिसे फूनान कहते हैं। आगे डी ऑप्शन है अनाम में हिंदू राज्य को चंपा कहा जाता था और कोंडिया में चंपा के राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा तो ए ऑप्शन ए बी सी डी सही है, सिर्फ ई ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं जो व्याख्या में क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सही थे। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रांसीसी इतिहासकार लेवी का मानना है कि सोने का शहर कनकपुरी नाम का एक शहर था जो भारतीय व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। कंबोडिया के हिंदू राज्य व विवरण चीनी स्रोतों से संरक्षित थी। वे इसे फूनान कहते थे। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला चीनी जनरल पान चाओ द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ा। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु ये सारा जो दिए सिंह का नालंदा भ्रमण, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजारोहण तो ये गुप्ता से बुद्धगुप्त
का शासन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद ही तो बुद्धगुप्त वगैरह ये सारे आएँगे। तो यहाँ पर जो है गुप्ता है, फिर पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्यों के समय का है, तो इस और ये जो हर्ष के समय का, तो एक हमको क्या है, एक व्यवस्थित वो करना है। और ये तो कुषाण काल में है, कुषाण काल का है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सबसे पहले आएगा, फिर आएगा चंद्रगुप्त का राजारोहण डी, फिर उसके बाद ही ई आ जाएगा। क्योंकि ये जो है गुप्ता से रिलेटेड हैं, दोनों के दोनों गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हैं। और गुप्तों के बाद ही जो है फिर बी के बाद जो है पुलकेशिन आ जाएँगे, फिर नालंदा का भ्रमण, इत्सिंग का आ जाएगा, इत्सिंग। तो ये इस हिसाब से ए ऑप्शन सबसे पहले है, तो सभी में ए ऑप्शन है, सिर्फ़ एक को छोड़ के, बाकी यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची दी गई है और उसका मिलान करना है। तो ये सारे के सारे जो है हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। तो हिस्टोग्राफी के वीडियो अगर आपने देखे होंगे, तो आपको ईज़िली ये जो है समझ में आ गए होंगे। गिब्बन है, वाल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है, कैथरीन मैकाले है। और ये वे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। गिब्बन द डिक्लाइन, तो एक का एक ही रहेगा। वॉल्टेयर की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉज, 1, 2, 3 ही होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रॉड्री-लॉर्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकता, ये भी हिस्टोग्राफी से ही रिलेटेड है। उत्तर आधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो अनुरूपण है, अनुरूपण। क्या है? अनुरूपण है। बौद्री-लॉर्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी अनुरूपण, सिमुलेशन। अनुरूपण इस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है कि समकालीन संस्कृति केवल मीडिया और फ़िल्म संस्कृति द्वारा बनाई छवियों या प्रतियों की दुनिया के रूप में महत्वपूर्ण है, मौजूद है, जहाँ कुछ भी मूल का या नया नहीं है, क्योंकि हर वस्तु किसी और वस्तु की नकल है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सूची एक दी गई है, उसका हमें मिलान करना है। तो सिंह विष्णु जो है राष्ट्रकूट से हो जाएगा। तो डी, नहीं, 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 नहीं। सिंह विष्णु जो हैं, सिंह विष्णु हो जाएँगे हमारे पल्लवों से। हाँ, पल्लवों से होंगे, पल्लवों से। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। बाकी ये बृहस्पति जो है कारकोट का, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का हो जाएगा, वेद जो है काकतीय हो जाएँगे, ये सारे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज पार्टी के संबंध में सही है। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन के पतन, स्थगन, असफल होने के बाद स्वराजवादियों ने अपरिवर्तनकारियों के विरोध के बावजूद जो है परिषद प्रवेश के बैनर को उठाया। वल्लभ भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बन गए थे। और डी है ए रामास्वामी अयंगर गृह समिति का सदस्य बने। और टी.पी. सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के नेता थे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन-कौन से संबंध इससे रिलेटेड सही हैं। तो यहाँ पर ए, बी और ई सही है। ए, बी और ई सही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है व्याख्या दी गई है। तो व्याख्या आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। और इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि 6 तारीख को जो पेपर है, तो ये सारी चीज़ क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ट्रैवल इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1780 से 80, 70, 81, 82, 83। ट्रैवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, इन वाले ईयर में
के लेखक कौन हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा विलियम होजेस। विलियम होजेस यहाँ पर सही ऑप्शन है। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। ट्रैवल इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1780, 1781, 82, 83 नामक पुस्तक के लेखक विलियम हॉजेस थे। इनका प्रकाशन लंदन से किया गया था। विलियम हॉजेस एक ब्रिटिश चित्रकार थे। तो याद रखिए विलियम हेजेस कौन थे? ब्रिटिश चित्रकार थे। वह जेम्स कुक के साथ जो है प्रशांत महासागर की दूसरी यात्रा के सदस्य थे। 1778 में वह वारेन हेस्टिंग के समय भारत आया था। 1783 में क्लाउड मार्टिन के साथ वह 6 वर्ष तक जो है लखनऊ में रहा। अंटार्कटिका में होजेस नोल का नाम जो है विलियम होजेस के नाम पर रखा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संत साहित्य पर एक महत्वपूर्ण कृति निम्नलिखित में से कौन-सी है? संत साहित्य तो आराध्य ब्राह्मण, आराध्य ब्राह्मण। संत साहित्य पर महत्वपूर्ण रचना आराध्य ब्राह्मण है। दिगंबर साहित्य के नेमिचंद्र के त्रिलोक सार नामक जो है पुस्तक लिखी थी। अन्य गलपद भाइयों के गीत और अपराजिता जितेश्वर शतक की रचना जो है रत्नावर वर्णी ने किया था और वह जैन धर्मानुयायी थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने गोला नायक के संगीतज्ञ एवं संगीतकार को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आमंत्रित किया था। अब इसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के संगीतज्ञ एवं संगीतकार गोला नायक यानी गोपाल नायक को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, उसके साथ जो है अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो ने गोला नायक के संगीत से प्रभावित होकर सुल्तान को बताया, अतः सुल्तान ने उसे दरबार में आकर गाना सुनाने के लिए कहा। उसने 6 गोपियों में अपना गाना सुल्तान को सुनाया था। गोपाल नायक बैजू बेरवा के शिष्य थे और वह देवगिरी के राजा रामदेव के दरबारी गायक थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखना है तेक्कलकोटा, तकालीहाता, जखेरा, गिलिंड और ये वर्तमान में कहाँ पर है ये चीज है। तो देखते हैं गिलुंड, जखेरा तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर गिलुंड तो राजस्थान हो जाएगा, जखेरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 में है, 4th ऑप्शन मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब ये सी वाले बचते हैं यानी जखेरा उत्तर प्रदेश 2 है तो ए ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तेकलकोटा बेलारी कर्नाटक, तिकालीहाटा महाराष्ट्र, जखेरा जो है उत्तर प्रदेश और गिलुंड जो है राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विनिमय ने न्यायालय विधि की किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जागीरदारों को दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1799 और 1812 के विनिमय। आगे देखते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है स्थायी बंदोबस्त के बारे में ही पूछा गया है और ब्रिटिश सरकार ने कृषि की इस व्यवस्था के तहत जो है किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया। उच्च राजस्व का बोझ भी किसानों पर डाल दिया गया। इन किसानों से अक्सर जो है अवैध उपकरों की वसूली भी की जाती थी।
1799 से लेके 1822 के अधिनियम ने जमींदारों की अदालत की अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने की स्थिति में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया। अतः जमींदारों की दमनात्मक नीति और बढ़ गई और जिससे कृषकों की स्थिति में और अधिक गिरावट आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए जिसमें राज्यों के कार्यकलापों तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सबसे पहले है भूमि धारकों के अधिकारों का संगठन और विस्तार। बी ऑप्शन है व्यापार और बैंकिंग समुदाय का संगठन और विस्तार। सी ऑप्शन है जमींदारों ताल्लुकदारों तथा किसानों को इजारा प्रदान करने से राज्य का मजबूतीकरण हुआ। और यहाँ पर जो है डी ऑप्शन है देश के अर्ध सह धनी समृद्ध किसानों के वर्ग का उदय हुआ। और ई है महाजन सह साहूकार ने अपने नाम से इजारा प्राप्त किया था। तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर ए बी, बस सी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी ऑप्शन क्या था कि जमींदार तथा किसानों को इजारा प्रदान करने से राज्य की ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी सही हैं सारे के सारे। तो सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, बाकी व्याख्या दी गई है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से मिलान करते हैं। तारीख ए अकबरी, जफरनामा, मीरात उल आलम और कानून ए हुमायूनी। तो यहाँ पर जो है मिलान करना है हमें। तो कानून ए हुमायूंनामा जो है ख्वान मीर की है। तारीख अकबरी आरिफ कंधारा की है। जफरनामा यलजी अली अली यजदी की है। जफरनामा अली यजदी। और मीरात उल आलम जो है प्रोफेसर सॉरी मोहम्मद बख्तावर खां की है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कालक्रम शासकों को उसके शासनकाल में व्यवस्थित करना है। लक्ष्मण राज, शंकरगण, कुक्कल, बाल, हर्ष, युवराज द्वितीय। तो वामन देव जो हैं कलचुरी के हैं, फिर कुक्कल भी जो है कलचुरी के हैं। और तो इस हिसाब से जो है ए ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले जो है सी ऑप्शन आएगा कुक्कल। कुक्कल के बाद जो है बी ऑप्शन आएगा शंकरगण। शंकरगण के बाद आएगा बाल हर्ष और बाल हर्ष के बाद आएगा लक्ष्मणगण और ई ऑप्शन है युवराज द्वितीय। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला। बाकी यहाँ पर कलचुरी शासकों का वंशज है वह बामराज देव। तो बामराज तो यहाँ पर है नहीं है, बामराज क्या नहीं है यहाँ पर दिए नहीं रह गए हैं। कुक्कल आ जाएंगे तो कुक्कल पहले हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे कलचुरी या चेदी वंश के शासक जो संस्थापक हैं वामराज देव हैं कलचुरी के, लेकिन वास्तविक कौन है? कुक्कल। फिर शंकरगढ़ तृतीय है, बालहर्ष है, युवराज प्रथम है, लक्ष्मण राज द्वितीय है, शंकर द्वितीय है, युवराज द्वितीय है, कुक्कल द्वितीय है और गंगे विक्रम हो गए, कर्ण यानी लक्ष्मी कर्ण हो गए, यश कर्ण, गया कर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह। आगे देखते हैं, चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में पहली बार चीन से व्यापार के लिए संपर्क किया था। बी ऑप्शन है चीनी सरकार ने इसे कैंटन के बंदरगाह नगर प्रतिबंधित करके इसे नियंत्रण किया था। सी ऑप्शन है चीनी व्यापार अधिकांश सिल्वर चांदी के विनिमय का था। डी ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभिक 50 वर्षों में रेशम और चाय के लाभकारी व्यापार में वृद्धि की थी। ई ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में चीन के साथ नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ई यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ई ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस हिसाब से सारे सही हैं यहाँ पर।
आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वालंगल अभियान, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी घटनाएँ घटी हैं, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे जो है सी ऑप्शन भिलसा वाला आएगा, फिर उसके बाद जो है रणथंभौर वाला आएगा, रणथंभौर के बाद जो है चित्तौड़ पर कब्ज़ा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कौन-कौन से दिया है, सबसे पहले है गुजरात, नहीं भिलसा दिया है, भिलसा है। भिलसा में अभियान, फिर गुजरात अभियान, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, मालवा, सेवान, जालौर, देवगिरी, मलिक कफूर का नेतृत्व, तेलंगाना, वारंगल, समुद्र अभियान, देवगिरी का द्वितीय अभियान, इस तरह से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में एशिया में भारतीय निर्यात का अभिमुखीकरण प्रत्यक्ष तरीकों से परिवर्तित हुआ। पहला है पूर्व में निर्यात व्यापार का अभिमुखीकरण पूर्वी एशिया की ओर था। बी ऑप्शन है इन परिवर्तनों के पीछे का निहित कारण भारतीय मुगल साम्राज्य में व्याप्त भारी संकट था। और सी ऑप्शन है व्यापार के पारंपरिक केंद्रों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। डी ऑप्शन है भारतीय प्रशासन के सीमा शुल्क प्रतिलेखों में इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और ई ऑप्शन है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता व्यापार के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ए नहीं है सही और डी सही नहीं है। डी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो कि 18वीं शताब्दी में के दौरान एशियाई देशों के साथ भारत का क्या व्यापार से रिलेटेड जो है यहाँ पर चीजें पूछी गई हैं। और फिर यही उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ईयर दी गए हैं और यहाँ पर कुछ अम, उस समय जो चीजें हुई हैं वो घटनाएं दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले है 1878 को द्वितीय आंग्ल युद्ध की शुरुआत, 1885 से लेके तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1879 से लेके गडमड की संधि और 1872 से लेके कूका विद्रोह। आगे देखते हैं ये यहाँ पर दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी में जो है सिख धर्म के उदय के संदर्भ में कौन-कौन सी निम्नलिखित बातें सही हैं? सबसे पहले गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और 1604 में किया। नानक और उसके बाद के गुरुओं के अलावा शेख फरीद, नामदेव, कबीर, रैदास की वाणियों को भी शामिल किया गया था। गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने ईश्वर एवं भक्ति के बीच जो है गहनता का जुड़ाव देखा। मोक्ष को एक प्रकार का निर्वाण या सच्चिखंड की प्राप्ति थी, जिसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार की स्थिति प्राप्त करना है। डी ऑप्शन है गुरुओं की सैन्य शक्ति हरगोविंद के समय पे अपने चरम पर पहुंच गई थी। और सिख धर्म जो है पंजाब के जाट और किसानों के बीच विस्तार हुआ। तो यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी, सी। डी ऑप्शन नहीं सही है। तो चरम पर तो नहीं पहुंची थी, शुरुआत ही हुई थी, तो डी ऑप्शन गलत कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, बाकी यहाँ पर व्याख्या है तो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं शिवाजी के कृषि सुधार क्रांतिकारी थे। शिवाजी शिवाजी ने अपने अधिकारियों
को कृषकों को दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। शिवाजी ने बैल एवं कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु बिना ऋण के कही जाने वाले अग्रिम राशि को उपलब्ध करवाया था। सी ऑप्शन है, शिवाजी ने कृषकों को अपने ऋण को 8 से 10 वर्षों में अदा करने की रियायत दी थी। और डी ऑप्शन है, शिवाजी ने राजस्व का संग्रह केवल नकद रूप में किया था। और ई ऑप्शन है, ये सूचना शिवाजी द्वारा रामोजी को लिखे पत्र में दी गई थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि शिवाजी को मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था में एक आदर्श व्यवस्था दिखाई देती थी। उन्होंने जो है 1697 में अन्नाजी दत्तो से एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नई राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया। उन्होंने भू राजस्व की वसूली में बिचौलियों को समाप्त कर दिया और राजस्व की वसूली अधिकारी करने लगे। कृषि उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़कर 40% कर दिया गया। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे किसानों को दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाएं। उन्होंने किसानों को बैल एवं कृषि उपकरण खरीदने के लिए बिना ऋण के तगाई कही जाने वाली अग्रिम राशि को उपलब्ध करवाया तथा किसानों को अपने ऋण से 8 से 10 वर्षों में अदा करने की रियायतें दी। इसके अतिरिक्त किसान अपने ऋण को 2 या 4 वार्षिक किस्तों में भी दे सकते थे। किसानों को लगान जो है नगद या अनाज के रूप में देना होता था। तो ये सारी चीजें आगे है। नीचे दिए गए ए और आर दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्राचीन भारत में नाट्यशाला में मंच के पृष्ठभाग में स्थित पर्दे को यवनिका कहा जाता था। यवनिका तो मेरे हिसाब से काली मिर्च को कहा जाता था। यवन प्रिय कहा जाता था उसको। आगे, प्राचीन काल के ज्ञात नाटकों में अब जो नाटक जो है टुकड़ों में उपलब्ध है, वे अश्वघोष द्वारा लिखित नाटक की पांडुलिपि है, जिसे मध्य में मरुस्थल में पाया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। दोनों ही चीजें वही यहाँ पर सही है, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों नाटक की बातें हो रही हैं, एक प्राचीन और उसकी, तो दोनों एक दूसरे की वो दोनों ही सही है। व्याख्या व्याख्या कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब सूची दी गई है और उसके अलावा जो है दूसरी सूची दी गई है। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। एकता अपना देश, मैं मूवी का नाम है ये। झांसी की रानी सोहराब मोदी जी की है ये तो। सोहराब मोदी जी की। रैत हो गया, बी शांताराम की हो जाएगी रैत। आगे देखते हैं कौन सा सही है ऑप्शन में। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। ओहो, एकता जो है वाडिया की है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 अपना देश जो है वी शांता राम की है। झांसी की रानी सोहराब मोदी जी की है। सी से ही समझ लेना चाहिए कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे, बाकी रह थे जो है आर एस चौधरी। तो जितने भी आधुनिक भारत जब से मतलब फिल्मों का स्टार्ट हुआ है और जो साइलेंट एरा की हैं, उसके बाद जब से बोलती फिल्में बनी हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय क्या हुई थी, निर्माण हुई थी। और आज़ादी के बाद जितनी भी फिल्में हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभी तो पेपर है, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिलता है मुझे तो सारा जो है मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं उसको भी जो है करवा दूंगी जब भी टाइम मिलेगा मुझे। आगे देखते हैं, वैसे मैंने फिल्मों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करवा रखी हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे, तब भी आपका काम जो है एग्ज़ाम के तहत जो है हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, और आगे क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है क्रांतिकारियों के चरण के बारे में सही है? सबसे पहला है, अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अधिकारी वर्ग के बीच भय उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। दूसरा है, अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या लोगों का डर और निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए की जाती थी। सी ऑप्शन है, अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए की जाती थी। डी ऑप्शन है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो है युगांतर ने आह्वान किया कि बल को बल से ही रोका जाना चाहिए। ई ऑप्शन है, मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वाची अय्यर ने एक अधिकारी की हत्या की जो गरम दल के नेता चिदम्बरम पिल्ले की गिरफ्तारी और विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ई को छोड़ के। ई को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ओ सॉरी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। हमने ई को हटाया था ना, तो ए ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। तो ये क्रांतिकारियों से भी जो है हमेशा ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है। तो ये व्याख्या दी गई है, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है पढ़ने से। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्यारोहण के समय उपस्थित नहीं था? प्रताप राव गुर्जर जो है उपस्थित नहीं थे। आगे देखते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन, पीजीटी में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर गंगा भट्ट थे, जीजाबाई थी, हेनरी ऑक्सेनडेन थे, तो कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे कौन से थे, तो आप याद रखेंगे कि ये लोग थे। एक ब्रिटिश दूत भी था, उनकी माता भी थी, और एक पंडित भी था जिसका नाम गंगा भट्ट थे, काशी के पंडित थे। और ये प्रताप राव गुर्जर जो हैं सेनापति थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित ढंग से समिति आयु अधिनियम, प्रथम कारखाना 1808 वाला, डूनर का काबुल के मिशन, तृतीय बर्मा युद्ध, और बम्बई में प्लेग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में बी सबसे पहले है, बी है, फिर डी है, फिर ए है और सी है, और फिर बाद में ई है। ई सबसे बाद में है। बी जैसा कि मैंने प्रथम, अच्छा 1881, मैंने 1808 बोल दिया था, तो 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम जो है, आप पुराने पेपर देखेंगे ऑफलाइन वाले तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी मिलेगा, समिति आयु अधिनियम भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कुल मिला के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये सारा मिला जुला के यहाँ पर दे दिया गया है। आगे देखते हैं, नीचे कथन दिए गए हैं। सबसे पहले है, बेल्लोर विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने का अंग्रेजी निर्जल प्रयास किया गया था। सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने हेतु भारतीयों द्वारा अपनाई गई सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र यानी पगड़ी के रूप में उनकी पारंपरिक पगड़ी को बदल देने का आदेश भी दिया गया था। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही है, दोनों ही सही हैं। बेलोर विद्रोह मेन था इसीलिए था कि यहाँ पर जो उनकी परंपरा चीजें थी वो ना पहने पहने सैनिक लोग, जैसे पगड़ी हो गई, मूछें नहीं रखना, दाढ़ी नहीं, तो इस तरह से जो है विद्रोह हो गया था, इसको वेलोर विद्रोह कहते हैं। तो दोनों ही सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बाकी आप व्याख्या देख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है ये बताना है हमें। तो विशिष्ट राहत अधिनियम जो है 19 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1863, ये ना होके 1877 का, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 ये सही है। पराक्रम
प्रापत्र अधिनियम 1881 ये भी सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति हिस्ट्री एंड टोपोलॉजी में सामान्यतया ऐतिहासिकवाद और उत्तराधुनिकतावाद के मध्य जो है मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाया जिन्होंने जिसमें उन्होंने इसे अमूल परिवर्तनकारी ऐतिहासिकतावाद के रूप में माना जाता है तो फ्रैंक एंकिस्मथ फ्रैंक एकिस्मथ जो है सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अकबर के शासन के दौरान चेला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चेला जो है हरम के प्रभारी नहीं सी ऑप्शन सही है दासों का दास्ता सी ऑप्शन सही है। तो चेला जो है दासों के दास्ता से संबंधित है। टॉड के अनुसार चेला शब्द में दास्ता शामिल थी और साथ ही परिवार के बच्चे या शिष्य के रूप में व्यवहार भी शामिल था। चेला से संबंधित विभिन्न अर्थों का लेखन उल्लेख जो है अबुल फजल द्वारा किया गया था। आंग्ल भारतीय परिभाषा के अनुसार चेला कैदियों और धर्मांतरित लोगों से बनी एक विशेष बटालियन है। 16वीं शताब्दी में पैदल सेना की स्थापना के दौरान चेलों को बनाए रखा गया तथा उन्हें अनुभवी व्यक्तियों की देख-रेख में रखा गया जो लोग सबसे बेहतर प्रदर्शन करते थे और उन्हें ऊंचे पद पर पदोन्नत किया जाता था। कुछ चेले जो है चित्रकार के रूप में अकबर के दरबार में भी कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम सार जो है व्यवस्थित ढंग से करना है। सबसे पहले सारे ऑप्शन जो है उसको एक क्रम में लगाना कौन पहला कौन दूसरा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी ई जो भी है क्रम बिल्कुल सही है। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सी ऑप्शन है वजन या भार की मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत और डी ऑप्शन है यूएसए के राष्ट्रपति डेविड डी आइलनहावर का दिल्ली नई दिल्ली आगमन। तो यहाँ पर जो है सन भी दिया गया है तो अब इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर कुछ दिया गया है कोटेशन जैसे कि राजा ऐसी स्वतंत्रता देते थे कि हर व्यक्ति अपने पथ के अनुसार आवाजाही कर सकता है और उसके अनुसार जी सकता था बिना किसी अपमान को झेले वह बिना पूछताछ के चाहे वो ईसाई हो यहूदी हो मूर हो या हिंदू। तो विजयनगर के किस के बारे में कौन लिखता है ये इस तरह का? तो आंसर जो है बारबोसा हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राजा को विनिष्ट करने के विषय में एक विशेष बलिदान का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है? ए ऑप्शन तांडव ब्राह्मण करते हैं। आगे देखते हैं गौड़ीय वैष्णव धर्म से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? सबसे पहला ये संत चैतन्य के नेतृत्व में रहस्यवादी आंदोलन था तो गौड़ीय वैष्णव धर्म से संबंधित थे तो उसमें बताना कौन सा सही है। दूसरा इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल की राजधानी गौड़ से लिया गया है। गौड़ीय वैष्णव धर्म के विष्णु के अवतार की पूजा करते थे राम की पूजा करते थे। चैतन्य द्वारा आरंभ इस आंदोलन को वृंदावन के गोस्वामियों ने पुनः विकसित किया था और राजा मान सिंह ने वृंदावन में गौड़ीय धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी हटा देंगे तो हमारा कौन सा बचेगा? बी ऑप्शन बचेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आजाद हिंद फौज आईएनए के संबंध में बताना। आईएनए में सुभाष ब्रिगेड का भी क्वेश्चन पूछा गया है और झांसी ब्रिगेड भी थी बिल्कुल थी। आईएनए के नारे में जय हिंद और दिल्ली चलो शामिल थे। सी ऑप्शन है जापानी सेना ने अधिकारी मेजर फुजीवारा के एक युद्ध बंदी कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए सहमत किया। डी ऑप्शन है नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आईएनए को हस्तांतरित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की और ई आईएनए में गांधी आजाद और ये ईओ वाला जो है
वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पन स्थल में किलाबंदी के साक्ष्य नहीं है? तो किलाबंदी जो है, चहुंदड़ो में किलाबंदी नहीं है। चहुंदड़ो होना चाहिए सी ऑप्शन। हाँ, चहुंदड़ो को छोड़कर शेष हड़प्पन जो है किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से करवा रखा है, बकायदा डायग्राम बना के। आगे देखते हैं शिकारपुर के हड़प्पा स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? सबसे पहले शिकारपुर हड़प्पा स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में है। तो शिकारपुर से पूछा है, शिकारपुर अभी नई साइट है, काफी नया है, तो नए भी जो है पूछे जाते हैं, गुजरात में ही है ये। उत्खनन से मोटी परत का पता चलता है कि निचली परत जो है पूर्वी हड़प्पा चरण को प्रदर्शित करती है, जिसमें ऊपरी परत जो है परिपक्व हड़प्पन चरण को प्रदर्शित करती है। सी ऑप्शन है। विस्तृत अन्वेषणों के प्राथमिक प्रमाणों से गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतिमान के बारे में जो है सूचना प्राप्त हुई है। और डी ऑप्शन है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे पता चल सके शिकारपुर के लोग जो है पालतू पशुओं के मांस का सेवन करते थे। ई ऑप्शन है, स्थल के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न परतों में वन और जलीय पशुओं के बीच जो है उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं। तो क्या यहाँ पर सही है? ए बी सी और ई। तो क्या नहीं है? डी वाला नहीं है सही, कि यहाँ से साक्ष्यों से कोई पता नहीं चलता कि शिकारपुर के लोग जो है मांस वगैरह वो करते थे। तो डी ऑप्शन अगर हम काट दें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये सारी चीजें हैं शिकारपुर से। शिकारपुर से आगे देखते हैं, अब यहाँ पर सूची दी गई है, उसका उनकी बुक से जो है मिलान करना है। गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित सुंदरलाल, अरुणा वसुदेव। तो तिलक का जो है दूसरे से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर जो भी उसके सामने है वही मिलान करना है। जैसे गोपाल गणेश अयंगर का वाक्य मीमांसा है, बार गंगाधर तिलक का ओरियन है, पंडित सुंदरलाल का ब्रिटिश रूल है, और अरुण वासुदेव का क्या है, लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा, ये है। तो एक दो तीन ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, गंज सुवाई शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गंज सुवाई जो है वो जहाज से संबंधित है, शिप से संबंधित है। गंज सुवाई जहाज से संबंधित है। अब ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। गंज सवाई जो है, गंज सुवाई मुगल कालीन शाही व्यापारिक जहाज था, और इसके संरक्षकों में मरियम उज जमानी, जहांगीर, शाहजहां। तो अगर आपने जो आधुनिक भारत की जो बुक है स्पेक्ट्रम की पढ़ी होगी, तो आप जो है ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। गंजे सवाई मुगल शाही व्यापारिक जहाज था जिसके संरक्षकों में मरियम उज जमानी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब प्रमुख थे। औरंगजेब के समय जो है 1695 में ब्रिटिश समुद्री डाकू कैप्टन अवेरी ने अपने जहाज फैंसी से गजे सवाई पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया था। इस घटना से अंग्रेज एवं मुगलों के बीच क्या हो गया था, वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, और इस समय बॉम्बे का गवर्नर जॉन गेयर था, और औरंगजेब ने भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी से नुकसान की भरपाई करने को कहा था एवं दोषियों को फांसी की सजा देने का आदेश दिया था। आगे देखते हैं, सेठ की लड़की द मर्चेंट डॉक्टर नामक फिल्म में मूल शीर्षक क्या था इसका? दोबारा पुनः नामकरण, दया की देवी, गॉडेस
ऑफ मर्सी के रूप में किया गया? तो आंसर द मिल मजदूर, द मिल मजदूर। तो ये भी देखिए आज़ादी के पहले की है ये मूवी, तो आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे डालेंगे तब भी आपको जो है मिल जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैकब बर्गहर्टस की पुस्तक डेर सेरे सिसेरोन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो आंसर हो जाएगा कला क्षेत्र में, कला क्षेत्र में। ये भी जो है हिस्टोग्राफी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो है सारी उसकी व्याख्या दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों के अनुसार नांग राजाओं का उत्तरायण स्पष्ट रूप से कुषाणों के पतन के बाद हुआ था और लगभग चौथी शताब्दी सीई की एक लाहौर ताम्र मुद्रा महाराजा महाराज नाग भट्ट के पुत्र राजकुमार महेश्वर नाग का संदर्भ देती है। सी है नाग के परिवार भार शिव जो है लिंग की पूजा करते थे और डी ऑप्शन है गुप्त शासक नाग वंश की शक्तियों को नियंत्रण नहीं कर पाए थे और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किए गए थे। तो कौन सा यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी यहाँ पर पुराणों के अनुसार जो है नाग राजाओं का उत्थान कुषाणों के पतन हुआ था, सारा सही है, सारे ऑप्शन, सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आप उसको पढ़ सकते हैं व्याख्या में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कराची कांग्रेस के संकल्प 1930 के संदर्भ में इसमें से कौन सी कथन सही है? सबसे पहले लोकप्रिय मौलिक अधिकारों का आश्वासन, बी है जनता के सभी वर्गों में जातिगत और धार्मिक कमियों को दूर करना, ई ऑप्शन है भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतों की स्थापना, नमक कर को स्वीकार करना और कामगारों के विशेष में अधिकारों जैसे वैतनिक अवकाश का संरक्षण। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सबसे पहले नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। पहला कथन है मुगल शासक में राजस्व आकलन के अनेक तरीके थे। राजस्व आकलन के महत्वपूर्ण तरीकों में गल्ला बख्शी, बटाई और भावली थे। तो यहाँ पर एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, सही सी ऑप्शन। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में सत्र पद का उपयोग इनमें से किसके लिए होता था? शाही परिवार में संबंधित अधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। बी ऑप्शन है व्यापारियों का समूह समृद्ध समूह को युद्ध के अस्त्रों का व्यापार करता था और सी है सभा और समिति सदस्य को परिषद के सत्रों में आयोजित और गुप्तचरों का विशेष वर्ग अनाथों को बचपन में ही कार्य प्रशिक्षित किया जाता था। तो सत्र जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगली सूची और दूसरी से मिलान करना है। तो कवि प्रिय का हो जाएगा केशव, शिव भूषण का हो जाएगा अम, भूषण त्रिपाठी, मृगावती का कुतबन हो जाएगा, हाँ कुतबन है, चंद्रायन का हो जाएगा मौलाना दाऊद। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओ सॉरी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप
कि पोर्ट विलियर स्थित कुख्यात सेलुलर जेल में कितने सेनानी के रूप में 8 वर्षों व्यतीत किए थे? अनोखी एवं दलित कुसुम नामक 2 गैर फीचर निर्देशित करती हैं, तो ए ऑप्शन लक्ष्मीकांत शुक्ला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।